अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है। आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखा गया है, देखें कि इसमें क्या एरर है। सेंटेंस है जी, पीटीआई's अब्दुल कयूम हैज़ बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए अब्दुल कयूम को नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मुंतखब किया गया, इलेक्ट किया गया है। इसमें एरर जो है वो ये है दोस्तों कि हमारे पास जो वर्ब है यहाँ पे वो है इलेक्ट। इलेक्ट यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पर वर्ड आया है। याद रखिएगा, हमारे पास चंद ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद जो भी नाउन लें उसके साथ कोई वो आर्टिकल नहीं लेती। उन्हीं उन्हीं में से ये इलेक्ट एक वर्ब है। इलेक्ट के अलावा भी चंद वर्ब्स हैं, मैं आपके साथ सारी शेयर करता हूँ। मिसाल है एक, सबसे पहले मैं इलेक्ट ही लिख देता हूँ। इलेक्ट के बाद अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट। मेक, सिलेक्ट, क्राउंड, और डिक्लेयर। ठीक है, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, क्राउन, डिक्लेयर, ये जो भी वर्ब्स हैं इनके बाद जब भी आप कोई नाउन लिखें तो वो नाउन बगैर किसी आर्टिकल के होना चाहिए। ये हमारा एक रूल है। तो हमारा जो सेंटेंस था इसमें लिखा गया है कि अब्दुल कयूम हैज़ बीन इलेक्टेड, और इसके बाद न्यू प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले ठीक है एडजेक्टिव दे दिया गया है, कोई इशू नहीं। तो इसके साथ हम आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा सेंटेंस होना चाहिए था पीटीआई's अब्दुल कयूम हैज़ बीन इलेक्टेड न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी आप साथ याद रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत सी एक्सेप्शंस भी होती हैं। अगर इन वर्ड्स के बाद कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाता तो उसके साथ आपको लाजमी तौर पर फिर आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना था। मिसाल है कि अगर यही सेंटेंस कुछ इस तरह से होता कि पीटीआई's अब्दुल कयूम हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 13th प्राइम मिनिस्टर। देखें, ये जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो एडजेक्टिव्स ऑर्डर को, तरतीब को जाहिर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, 12th, 13th, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ लाजमी इनसे पहले हमें आर्टिकल द लिखना होता है, ये मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर इन वर्ब्स के बाद ये जो मैंने आपके सामने वर्ब्स लिखी हैं, इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, सिलेक्ट, क्राउन, डिक्लेयर, इनके बाद कोई ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ जाए तो फिर आपको आर्टिकल द लाजमी लिखना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी कि कब हमें द लगाना है और कब हमें द नहीं लगाना। अगर यहाँ पे आप 13th लिख देते हैं तो आपको द लाजमी लगाना पड़ेगा। अगर इसके बगैर जिस तरह का सेंटेंस मौजूद था, लिखा गया था, तो ऐसी सूरत में आपको द नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो न्यू लफ्ज़ है ये एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव नहीं है। तो इसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सेंटेंस हमारा आर्टिकल द के बगैर सही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गूंज एंटर्ड इनटू द बेडरूम एंड शूट द पॉलिटिशियन डेड। जो गूंज थे, जो गुंडे थे, भाई लोग जो थे वो बेडरूम में दाखिल हो गए और जो पॉलिटिशियन था उसको वहीं पर कत्ल कर दिया, फायर करके उसको मार दिया। तो इसमें क्या एरर है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो वर्ब है एंटर्ड, एंटर वर्ब के बाद आप कभी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर दे। ठीक है, कभी भी आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन तब नहीं करेंगे जब ये प्रेपोजिशन आपका
एक मूवमेंट का मैनी दे रही हो, जब यानी हरकत का ये मैनी दे, लेकिन अगर ये हरकत का मैनी नहीं देती, ठीक है, मूवमेंट हमारी किस तरह से होती है, दो तरह से होती है। यानी एक बंदा यहाँ से चलता हुआ इस प्लेस पर पहुंच गया, तो ये ज़ाहिर है यहाँ से यहाँ तक मूव करके पहुंचा है, चल के पहुंचा है, ठीक है। फिजिकली मूवमेंट होगी तो आप एंटर के बाद कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिजिकली मूवमेंट नहीं होती तो फिर ऐसी सूरत में एंटर के बाद आप लाजमी इनटू का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है, द गूंज एंटर्ड इनटू द रूम, तो जाहिर है ये जो गूंज थे ये चल के फिजिकली मूव करते हुए बेडरूम में दाखिल हुए हैं, ठीक है। फिजिकली मूवमेंट अगर होगी तो आप एंटर के बाद कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकली मूवमेंट ना हो तो फिर आप एंटर के बाद लाजमी इनटू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल ले लें, मैं आपके सामने सेंटेंस लिख देता हूं। ही रिफ्यूज्ड टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में उसने क्या कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो क्या नहीं करेगा, वो मुदाखलत नहीं करेगा, वो किस में, एग्रीमेंट में वो एंटर नहीं होना चाहता, वो शामिल नहीं होना चाहता, इस एग्रीमेंट में वो शामिल होने से उसने इनकार कर दिया है। यहाँ पे जो एंटर है ये कोई फिजिकली मूवमेंट को रिप्रेजेंट नहीं चूंकि कर रहा, तो ऐसी सूरत में आप इसको लाजमी इसके बाद इनटू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस आपका फिजिकली मूवमेंट को शो कर रहा होगा तो आप एंटर के बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। मैंने आपके सामने दोनों सेंटेंस लिख दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद इस सेंटेंस में एक और एरर भी है, वो ये है कि आपके पास सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो कौन सा है जी, एंड है। अब एंड एक ऐसा कंजंक्शन है कि ये हमेशा आपसे ये डिमांड करेगा कि भाई आपने इसके दोनों तरफ सेम वर्ब्स की फॉर्म्स लगानी है। अगर आपने इधर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है तो आपको इधर भी फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी आपको। अगर इधर आपने वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज की है तो आपको इधर भी दूसरी फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। यानी एंड के दोनों तरफ सेम फॉर्म होनी चाहिए वर्ब्स की। तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि एंड से पहले जो क्लास है उसमें जो वर्ब है वो कौन सी है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। लेकिन एंड के बाद जो फॉर्म दी गई है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ सेम फॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। अब चूंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लास जो है वो कंजंक्शन से पहले हमेशा जो क्लास आती है वो प्रिंसिपल क्लास कंसिडर की जाती है। तो प्रिंसिपल क्लास में चूंकि वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल की गई है तो हम सबऑर्डिनेट क्लास में भी दूसरी फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे शूट नहीं आएगा, SHOOT जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये बेस फॉर्म होती है। इसके बाद सेकंड फॉर्म जो होगी वो आपकी शूट होती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी अगेन आपकी शूट होती है। तो यहाँ पे हमें दूसरी फॉर्म चाहिए, तो SHOOT नहीं आना चाहिए था, SHOT आएगा, शूट द पॉलिटिशियन डेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आई टोल्ड द ट्रूथ खाली जगह हिज फेस, ये हमेशा आप याद रखिएगा, टेल टू समवन्स फेस होता है, टेल ऑन समवन्स फेस नहीं होता। टेल के साथ टेल टू समवन्स फेस होता है, ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। टेल टू समवन्स फेस, तो टेल के साथ आप ऑन नहीं टू को इस्तेमाल करेंगे। आई टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फेस, ठीक है। जब भी आपने ये सेंटेंस यूज करना है कि आप डायरेक्टली या ओपनली का मैनी लेना चाहते हैं टेल से, टेल जब भी आपका डायरेक्टली या ओपनली के सेंस में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू को इस्तेमाल कीजिएगा। या आप ये एक्सप्रेशन याद रख सकते हैं कि टेल टू समवन्स फेस होता है, टेल ऑन समवन्स फेस रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है। करेक्ट जो एक्सप्रेशन है वो टू के साथ होता है, तो आई टोल्ड द ट्रूथ टू हिज फेस। इसके बाद है यू शुड लर्न इट वर्ड खाली जगह वर्ड। दोस्तों याद रखिएगा कि जब कभी भी आपका एक प्रेपोजिशन दे रखी हो और उसके दोनों तरफ वर्ड दे रखे हों, ठीक है,
दोनों तरफ वर्ड दे रखे हैं और वो दोनों ही सेम वर्ड हों, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स हों दोनों तरफ, तो आप वहां पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो फार की इस्तेमाल करेंगे, फार प्रेपोजिशन यूज होगी। कभी कभी बाय प्रेपोजिशन भी यूज की जाती है, ये चीज भी समझिएगा जरा ध्यान से कि फार का भी इस्तेमाल करना है और बाय का भी इस्तेमाल करना है। आपने एक सुन रखा होगा फ्रेज को, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे ये जो आपके सामने एक फ्रेज है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये जो मैंने आपको रूल बताया है कि दोनों साइड पर अगर एग्जैक्ट वर्ड्स हों तो आप प्रेपोजिशन फॉर को इस्तेमाल करते हैं, ये भी मैंने सही बताया है। थोड़ा सा इनमें फ़र्क है, वो हमने समझना है कि जब आप किसी चीज़ को एग्जैक्ट कॉपी करने का, एग्जैक्ट सेम वैसे ही लफ्ज़ बाय लफ्ज़ याद करना अगर आप मुराद ले रहे हैं तो आप ऐसी सूरत में फार को ही इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, ठीक है। मिसाल है, आप इस तरह समझ लें कि एक आपके सामने ये एक स्टोरी है, आप इसको इसी तरतीब में इन्हीं वर्ड्स के साथ इसी ऑर्डर के साथ याद कर लेते हैं, जिस तरह हम कहते हैं ना फोटो कॉपी करना, ठीक है। फोटो कॉपी जिस तरह एग्जैक्ट सेम वैसे ही हो जाती है, जो चीज़ भी छपी होती है उसको उसी तरह से बिल्कुल उन्हीं अल्फाज के साथ, उन्हीं साइज के साथ, उन्हीं तरतीब के साथ दूसरे कागज़ पर वो प्रिंट कर देती है। तो ऐसा सेंस अगर फोटो कॉपी का बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ किसी चीज़ को याद करने का, मेमोराइज करने का सेंस आपको मिल रहा हो तो आप फार को वहाँ पे यूज़ कीजिएगा। बाय आप तब यूज़ करते हैं जब टाइम भी साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, ठीक है। यानी अगर ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हों तो आप बाय को इस्तेमाल करेंगे। अगर मेमोराइज करना वहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो आप फिर वहाँ पे फार का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल है, मैं अगर कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स, तो इसका मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे चूंकि टाइम मैं नहीं दे रहा तो आप ऐसे सूरत में फिर क्या करते हैं, बाय को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप याद करने का सेंस ले रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे फॉर को इस्तेमाल करना होता है। और हमारा जो सेंटेंस है इसमें याद करने का, मेमोराइज करने का सेंस में मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे फॉर को ही इस्तेमाल करना था। आप बाय और टू को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है, स्टेप बाय स्टेप वी आर अचीविंग आवर टारगेट्स, वक्त के साथ साथ, चूंकि वक्त के साथ साथ यानी टाइम को यहाँ पे सेंस टाइम का हमें मिल रहा है तो आपको एट द मोमेंट, मोमेंट किसी भी लम्हे का कोई सेंस आपको मिल रहा हो तो आपको फिर वहाँ पे बाय का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज़ 8:30 माई वॉच। आपको फिलर में देखना है कि कौन सा आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते वक्त फिलर आप यूज़ करेंगे, बाय, इन, ऑन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आप घड़ी से टाइम देखने की बात करते हैं तो उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ बाय इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ 8:30 बाय माई वॉच, ठीक है। इनके साथ, वॉच के साथ आप इन या ऑन का इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा यहाँ पे बाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो इट इज़ 8:30 बाय माई वॉच। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।